Hello students, in this video we will discuss first chapter of your introductory macroeconomics book, that is introduction. So your first chapter is introduction. Before starting chapters, we will discuss what topics you have to cover in this chapter. First topic is meaning of macroeconomics. Second one is how macroeconomics differ from microeconomics. And next is scope and significance of macroeconomics. These are the topics which you have to cover. First question arises that what is the meaning of macroeconomics? What is macroeconomics? The term macro in English has its origin in the Greek term macros which means large. ये जो वर्ड है मैक्रो, ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जो एक्चुअल में वर्ड है MAKROS, मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज. जो माइक्रो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज होल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इंडिविजुअल फर्म की ही बात करते हैं. दस यहाँ पिंक लेटर में कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टाइप की दी हुई है या मीनिंग टाइप का दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी बुक का. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लेवल की होती हैं? सारी इकोनॉमी या होल इकोनॉमी के लेवल की होती हैं, सिंगल इंडिविजुअल की नहीं होती हैं, इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री उसकी नहीं होती हैं. इकोनॉमी एज होल की प्रॉब्लम्स होती हैं. इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. इसमें हम उन इकोनॉमिक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो हमारे पूरे रेसिडेंट्स जो हैं इंडिया के, उनके जो इकोनॉमिक वेलफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं. दीज क्वेश्चंस आर लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रेसिडेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस कॉल्ड इन्फ्लेशन, द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन. ये जो डिप्रेशन में क्या होगा? देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. और इन्फ्लेशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में जो प्राइजेस होंगी वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगी. तो ये सारे इश्यूज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. कैसे गवर्नमेंट पूरी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेट है उसको मेंटेन कर सकता है, उस पर भी हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है. वन डेफिनेशन इज गिवन इन द वर्ड्स ऑफ M.H. Spencer. What is it? Macroeconomics is concerned with the economy as a whole or the large segment of it. In macroeconomics, attention is focused on such problem as a level of unemployment, the rate of inflation, the nation's total output and other matters of economy wide significance. So हम क्या करेंगे? Economics में हम उन points की बात करते हैं जो पूरी इकोनॉमी को affect करते हैं, जैसे unemployment, rate of inflation, national output, etc. Next आपको question एक second topic दिया हुआ है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये आपने वैसे डिफरेंस आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपको पता है माइक्रो जो बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में वो ये है कि माइक्रो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स देन वी टॉक अबाउट स्मॉल लेवल थिंग्स, नॉट होल इकोनॉमी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज होल. So let's we discuss what is the difference between microeconomics and macroeconomics on the basis of some point of difference. कुछ point of difference के basis पे हम discuss करते हैं दोनों में क्या difference है. First point of difference दिया हुआ है basis of study. Microeconomics studies problem of scarcity and choice at the level of an individual, a household, firm or an industry. आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं इकोनॉमी की. बट जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी और
चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हो कि एक कंज्यूमर है वो कैसे गुड्स और सर्विसेज को चूज करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके अपनी इनकम से, क्योंकि वो कुछ मनी उसमें एक्सपेंडिचर के तौर पे लगा रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखते हो कंज्यूमर का, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ बेसिस ऑफ स्टडी। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इन्होंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। बहुत छोटे छोटे लेवल के वेरिएबल्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कंज्यूमर की क्या डिमांड है, पर्टिकुलर एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है, पर्टिकुलर एक प्रोड्यूसर क्या सप्लाई करता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रो वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या, एग्रीगेट मतलब हुआ टोटल, एग्रीगेट डिमांड मतलब all goods demand for all goods and services in the economy, और aggregate supply मतलब क्या हुआ, supply of all goods and services in the economy। third point of difference है economic agents। Economic agents refer to the individual and institution who take economic decisions। Who are economic agents? कौन होते हैं economic agents? Economic agents वो हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। इकोनॉमिक डिसीजन कौन कौन लेता है, कंज्यूमर्स भी लेते हैं और प्रोड्यूसर्स भी लेते हैं। कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है कि हम कैसे अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें, और प्रोड्यूसर क्या डिसीजन लेता है कि वो कैसे मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड statutory bodies or state like Reserve Bank of India, Security Exchange Board means SEBI, प्रायर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं एक तरह से, जो लोगों के रेसिडेंट्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। एट द माइक्रो लेवल economic decisions are taken largely by individual economic agents, while at the macro level institutional agents play a significant role। माइक्रो लेवल में कंज्यूमर्स आ जाएंगे और प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, और मैक्रो में ये जो अथॉरिटीज़ मैंने बताई लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, ये सारी अथॉरिटीज़ जो इकोनॉमिक एजेंट के तौर पे काम करती हैं, ये आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। In microeconomics, there is a limited degree of aggregation of economic variable compared to the macroeconomics। Microeconomics में आप क्या करते हो, microeconomics studies the equilibrium of an industry। It is an aggregation of all firms producing at a particular commodity। Microeconomics में आप क्या करते हो, किसी एक इंडस्ट्री का, सपोज हमने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ले ली या मेडिसिन की इंडस्ट्रीज की बात की, तो सिर्फ उन्हीं के एग्रीगेशन लेंगे हम, उन्हीं का टोटल लेंगे कि कितना पर्टिकुलर प्रोडक्शन करती हैं एक ईयर में। पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम सारी इकोनॉमिक यूनिट्स पर्टिकुलर मतलब कुछ एक फिक्स नहीं रहेगा कि हम किसी एक इंडस्ट्री का ही लेंगे डाटा, नहीं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में कई इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सब का डाटा, उन सारी इकोनॉमिक यूनिट्स का एग्रीगेशन लेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं, क्या मान के चल रहे हैं। Microeconomics and macroeconomics are based on different set of assumptions. Both are based on different set of assumptions. Certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed changing in the macroeconomics. Certain variable they are assumed be constant in macro are constant changing in the microeconomics। कुछ variables ऐसे होते हैं जो microeconomics में constant होते हैं पर macro में constant नहीं होते हैं, और कुछ variable ऐसे होते हैं जो macro में constant होते हैं पर micro में constant नहीं होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल output and employment are taken as the constant while these are the important variable in the macroeconomics। जब हम macroeconomics पढ़ेंगे तो output और employment change होगा, पर microeconomics में ये constant होता है। In macroeconomics distribution of output and income is taken as constant while it is important variable in microeconomics। macroeconomics में किन चीज़ों को constant लिया जाता है, income को और distribution of output को, पर macroeconomics में ये variable होते हैं। variable मतलब change होते हैं। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने
डिमांड चैप्टर रीड किया है, डिमांड चैप्टर में जो डेफिनेशन था उसमें आप बोलते थे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसमें कुछ चीज़ें मानी गई थी कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हुई है, कुछ उसमें ये था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस और डिमांड बस चेंज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम सिमिलर फिक्स है, कंज्यूमर का जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपने उन चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेंट्रल इशूज। एलोकेशन मीन्स हुआ यूज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो सेंट्रल इशू वो भी अलग अलग हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका सेंट्रल इशू है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लास्ट वन इज मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज general equilibrium analysis. On the other hand, method of study in microeconomics is often described as partial equilibrium analysis. Macroeconomics में आप क्या करते हो, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लेवल पे ये होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका जो मेथड ऑफ स्टडी है वो किसके बेसिस पे होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बेसिस पे होता है। Okay, so next topic is scope and significance of macroeconomics. This is third topic in your book, scope and significance. Scope means क्या होता है, scope of macroeconomics refer to the field of study or the areas of study of macroeconomics. आपकी जो एरिया ऑफ स्टडी है, आपको किस किस एरिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप बुक पढ़ेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है, एरिया ऑफ स्टडी क्या क्या रहेगा, वो उसके स्कोप की कैटेगरी में आ जाता है। फर्स्ट इन्होंने दिया है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो गुड्स से रिलेटेड होगा, और थर्ड चैप्टर जो है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि कोई भी इकोनॉमी में या इंडिया जो इकोनॉमी है ये अपनी नेशनल इनकम कैसे, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करता है, एनडीपी कैसे कैलकुलेट करता है। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट in the economy. Keynesian's theory. Professor Keynes is there who made this theory. So that's why this theory was named by his name, that is Keynesian theory of employment is a notable significance in this context. In this theory, he explained the unemployment and suggests the possible remedial measures which every economy has to taken for फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मनी। ये चैप्टर आप पहले भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो जब बनाया था इकोनॉमिक्स पे तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, थ्योरी ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसीजर बाय द कमर्शियल बैंक इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिंक टू इट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई, हाउ इट रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये सारी पॉइंट्स हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े थे, जो आपका फिफ्थ चैप्टर है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। This is yet another significant component of macroeconomics. It reveals the trend path of general price level leading to the inflationary and deflationary gap. इन चैप्टरों में आप क्या पढ़ेंगे कि जो एक जनरल प्राइस लेवल होती है उससे कैसे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। फिफ्थ वन इज रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। ये भी आपका एक चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस करती है मनी से रिलेटेड, क्या उसका, और वो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के अपने फ्यूचर का कुछ एक्सपेक्टेशन करेगी, कहाँ वो एक्सपेंड्स करेगी, कहाँ से उसको इनकम आएगा, इसका कुछ एक प्लान तैयार करती है, एक स्टेटमेंट तैयार करती है, उसको हम बोलते हैं बजट। Okay, so let's move to the next important topic, that is significance of macroeconomics. This is last topic of this chapter. The following observation highlights the significance of macroeconomics. Significance means you can say that importance of macroeconomics. Why it is important? First one is because there is a description of the economy. When we read economics book, then there is the whole discussion of your economy. Macroeconomics offer a deep description of the economy.
First point, here we discuss the national income, how we calculate national income from different sectors of the economy. It reveals in the macroeconomic study of unemployment, its magnitude, government budget reveals that way economy is regulated by the government. All these things are studied in macroeconomics, so we understand how our economy work. Second one is roadmap of growth and development. Macroeconomics offer a roadmap of growth and development. Programs and policies of the economic growth are drawn by assessing the needs and means of the economy. ये क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक रोड मैप, एक स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है. तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें जो अपनी प्रोग्राम्स बनानी है या गवर्नमेंट को जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनानी है वो किस एरिया में बनानी है, लोगों की नीड्स को ध्यान में रख के लोगों की नीड्स क्या है उसके बेसिस पे एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं. तो ये अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये आइडिया नहीं होगा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब होता है आर्थिक स्थिरता. दिस इज अचीव्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट. सीधी बात, सिंपल चीज़ ये है इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं. क्यों अचीव कर सकते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, इसकी नॉलेज लेने के बाद ये समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेती है, जो फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती है, बजट के थ्रू कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, तो उससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रह सकती है या नहीं. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटस ऑफ द कंट्री, रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर चैप्टर ये नहीं पढ़ाते हैं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी इम्पोर्ट कैपेसिटी क्या है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी क्या है. तो उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करें. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. It is by using macro model that these problems are addressed. And last one is policy formation. Information relating to the macroeconomic variables like aggregate demand, aggregate supply, total consumption, investment expenditure in the economy, all these is like extremely useful in the formulation of policy for growth and development of the country. अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है ये ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सारी पूरी इकोनॉमी का नॉलेज लेना पड़ेगा. बिकॉज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर डिस्कसिंग वेरिएबल्स एट द इकोनॉमी एज होल. जब हम पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है पूरी इकोनॉमी के लिए, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो हमें टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन सभी पॉइंट्स को देखना पड़ेगा. जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, इन सबको ध्यान में रख के हमको लेना पड़ेगा. अदरवाइज हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स. So in short we can say that through the point of scope and significance we learned that what chapters we have to study in macroeconomics. आप देखिएगा अपनी बुक का इंडेक्स ओपन करके, ये जो मैंने स्कोप और सिग्निफिकेंस के पॉइंट पढ़ाए हैं यही आपकी बुक का इंडेक्स है. यही चैप्टर्स आपको होल ईयर 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं और यही आपके सिलेबस का पार्ट है. Thank you for listening this video.